नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। एक बार फिर से आपका इस चैनल हेल्प पीपी में स्वागत है। दोस्तों, बायोलॉजी की क्लास नंबर 3 आप सभी को पता है, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा साथ दिया है। क्लास 1 क्लास 2 काफ़ी अच्छे बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने जो भी अभी नए आए हैं, मैं आप लोगों को बता दूं हमने क्लास 1 में क्या पढ़ा। क्लास 1 में हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी आखिर होती क्या है। देखिए, हमने पूरा सिलेबस सिस्टमेटिक वे से कंप्लीट करा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया चार्ट बना रखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और बिल्कुल माइंड सेट हो जाए। ठीक है, पहले दिन की हमने क्लास में देखा कि बायोलॉजी होती क्या है, बायोलॉजी को हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे, कैसे हम उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे उसमें हम नोमेनक्लेचर करेंगे, सब चीज़ें हमने आपको पहली क्लास के अंदर बता दी है कि आखिर बायोलॉजी के अंदर क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं, क्या क्या बायोलॉजी में होता है। नेक्स्ट डे की क्लास में हमने पढ़ा बेसिक यूनिट, बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट हमने पढ़ी थी, जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं। सेल क्या होता है, सेल के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, और उसके साथ साथ हमने एक चीज़ प्लस कर दी थी, वो थी ब्लड। ठीक है, ब्लड के साथ साथ ब्लड को भी हमने पढ़ा कि ब्लड क्या होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप क्या होता है, कैसे ब्लड बनता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। आज हम उसी स्टेज में आगे बढ़ेंगे कि सेल मेल के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो टिश्यू क्या होते हैं उसे हम आज देखेंगे। तो आज के टॉपिक के अंदर हम कवर करने वाले हैं एनिमल टिश्यू और आपके न्यूट्रिएंट्स, मतलब पोषक तत्व, जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पोषक तत्व हैं उसे हम आज के टॉपिक में कवर करने वाले हैं। इस टिश्यू के बाद हम डायरेक्ट जंप करेंगे नेक्स्ट डे की क्लास में, जो भी हमारे ऑर्गन है। तो सेल मिलके आपके टिश्यू बनाएंगे, टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन का निर्माण करेंगे, ये चीज़ आप समझ लीजिए। ठीक है, आप बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में अभी नए आए हैं तो पहले वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए और शेयर आपको करना ही करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एनिमल टिश्यू। स्पष्ट लिखा हुआ है टिश्यू अर्थात उत्तक, अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन विच सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन इज कॉल्ड टिश्यू। तो टिश्यू किसे कहेंगे, टिश्यू किसे कहेंगे, इस चीज को समझिए। कोशिकाओं का वह समूह जिसकी बनावट, कार्य और उत्पत्ति समान हो। अर्थात सपोज दैट, आप स्क्रीन पर नज़र दौड़ाइए, स्क्रीन में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, एक सेल ये है, 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 एक सेल ये है। आपको दिख रहा होगा, अगर मैं कहूँ ये सब सेम है तो ये सब सेम है। जब ये सब सेम होंगी, ओरिजिन सेम होगा, इनका काम एक होगा, इनकी शेप एक जैसी होगी, इनका स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, तो ये एक टिश्यू का निर्माण करेंगे। ठीक है, एक टिश्यू का निर्माण करेगी, उत्तक का निर्माण करेंगे। ठीक, सपोज दैट दूसरा कलर लेता हूँ, देखिए स्क्रीन पर, ये है, ये है, ये है, ये है, ये भी आपकी टिश्यू है। ठीक है, तो ये दूसरा टिश्यू है, ये भी टिश्यू नंबर 2 हो गया। तो ऐसे ही शरीर में अनगिनत टिश्यू होंगे जो अलग अलग कार्य को करेंगी। इसी को क्लासिफाइड करके हम टिश्यू को भी क्लासिफाइड करेंगे कि मेनली इतने टाइप के टिश्यूज होते हैं, उनके अंदर सब टिश्यूज आ जाएंगे। तो ये मेनली हमने आपको बताया कि टिश्यू होते क्या हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम जरूर क्रिएट हो रही होंगी नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट को, बट विश्वास करिएगा कि आप लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा दोबारा से, और जब थर्ड टाइम आप करेंगे तो आपके दिमाग बहुत अच्छी तरीके से सेट हो चुका होगा कि बायोलॉजी होती क्या है, किस तरीके से पढ़ना है। देखिए, आपने अभी तक पढ़ाई बायोलॉजी ज़रूर होगी, मगर पढ़ने का तरीका जो सही होना चाहिए वो आपके सामने है कि किस तरीके से क्रोनोलॉजिकल वे में आपको पढ़ना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कभी आपने कहीं से सेल पढ़ लिया, कहीं से आपने ऑर्गन पढ़ लिए, तो उससे दिमाग नहीं सेट हो सकता कि आखिर बायोलॉजी होती क्या है। हमने बेसिक से बायोलॉजी क्या है, सेल क्या है, टिश्यू क्या है, ऑर्गन क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे स्ट्रक्चर बनता है, वो सब बताए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिश्यू आप समझ गए होंगे, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है जिनकी ओरिजिन, आपका फंक्शन, आपका स्ट्रक्चर सिमिलर रहेगा, अर्थात सेम रहेगा। सबसे पहले कुछ इसके डाटा ले लेते हैं, स्टैटिक्स डाटा ले लेते हैं। वर्ड एनिमल टिश्यू, जो एनिमल टिश्यू शब्द है उसको जो बनाया था वो आपका बिचेट ने बनाया था, और जो प्लांट टिश्यू वो ग्रीव ने बनाया था। ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ टिश्यू किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू कहते हैं हम हिस्टोलॉजी को। हिस्टोलॉजी को आप स्टडी ऑफ टिश्यू के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, ये बिचेट वही है जिन्होंने यहाँ पर आपका एनिमल टिश्यू, जो आपका एनिमल टिश्यू जंतु उत्तक है, उसका नाम दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम फंक्शंस। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर टिश्यूज आर 4 टाइप। जो आपका फंक्शन है, कार्य है, और उनका जो शेप है, स्ट्रक्चर है, उसके आधार पर टिश्यू को 4 भागों में डिवाइड करा है। ये 4 भाग आपकी स्क्रीन में है। इपिथीलियम टिश्यू, जिसे मैं हिंदी में नाम दूंगा उपकला,
उत्तक, अभी सब बताऊंगा कौन सा क्या होता है। कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक, मसल टिश्यू, पेशी उत्तक और नर्व टिश्यू, तंत्रिका उत्तक। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्व टिश्यू, 4 प्रकार के टिश्यू आपके सामने होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग होती है एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, अर्थात एपिथेलियम टिश्यू अर्थात उपकला उत्तक किसे कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, उपकला उत्तक एपिथेलियम टिश्यू। वर्ड एपिथेलियम अपने आप में अपने आप को बयां कर देता है। एपी अर्थात अपॉन प्लस थेलियम इक्वल्स टू ग्रोथ, दैट्स मीन अ टिश्यू विच ग्रोस अपॉन अनदर टिश्यू इज कॉल्ड एपिथेलियम। अर्थात हिंदी में मैं बोलूं तो वह उत्तक जो किसी दूसरे उत्तक के ऊपर उगते या पाए जाते हैं उसे उपकला उत्तक कहते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई भी अगर टिश्यू आपके सामने, सपोज दैट ये आपका एक और टिश्यू है, तो इसके ये आपकी एपिथेलियम, ये आपका एपिथेलियम टिश्यू होगा, ये और एपिथेलियम टिश्यू की ये सेल्स होंगी। तो कोई भी जो टिश्यू है, जैसे एपिथेलियम टिश्यू क्या होगा, एपिथेलियम होगा किसी दूसरे तक के, किसी और दूसरे टिश्यू के ऊपर जो उगते हैं या पाए जाते हैं उसे हम एपिथेलियम टिश्यू कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इनके काम क्या होते हैं, क्यों एपिथेलियम उत्तक कहाँ पर यूज होता है। ठीक है, आपकी स्क्रीन में भी डायग्राम नज़र आ रहा होगा, एपिथेलियम सेल्स, इसे हाईलाइट करता हूँ, ये देखिए, 2 मिनट, ये देखिए, ये देखिए, ये मैं हाईलाइट करता हूँ, ये है आपका एपिथेलियम सेल्स, ये है एपिथेलियम टिश्यू, ये डायग्राम में आपको समझाया गया है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये आपकी स्क्रीन पे है, ये ब्लड सेल्स आर नॉट फाउंड इन एपिथेलियम टिश्यूज। प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लड सेल्स किसके अंदर नहीं पाई जाती, अर्थात कौन से टिश्यू के अंदर नहीं पाई जाती। ऑप्शन आपको 4 टिश्यू के नाम दे दिए जाएंगे, तो आपको याद रखना है एपिथेलियम टिश्यू के अंदर ब्लड सेल्स नहीं मिलती हैं। प्लाज्मा बाय डिफ्यूजन हेल्प्स इन नरिशमेंट ऑफ दिस टिश्यू। ठीक है, जो प्लाज्मा है वो आपका डिफ्यूजन जो मेथड है उसके थ्रू इसको पोषण करता है। हिंदी में कहूँ, रक्त कोशिका उपकला उत्तक में नहीं पाई जाती है। ठीक है, जो ब्लड सेल्स हैं वो आपकी एपिथेलियम टिश्यू में नहीं पाई जाएंगी। इनका पोषण किसका होगा, लसिका प्रासरण के द्वारा होगा। मेथड होता है जैसे ऑस्मोसिस प्रोसेस है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमने कल पढ़ी थी, तो उसके ऐसी ये प्रासरण एक विधि है जिसके थ्रू इनका पोषण होता है। नेक्स्ट है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके आउटर लेयर ऑफ स्किन, जो हमारी त्वचा है उसकी आउटर लेयर में, और इंटरनल ऑर्गन जैसे हमारे कोई भी ऑर्गन है, लाइक आपका हार्ट है, आपका लीवर है, आपका किडनी है, उनकी सुरक्षा करने के लिए ये एक क्या बनाता है, कनेक्टिव, ये एक आपको स्ट्रॉक जो प्रोटेक्ट करता है इंजरी से, उसको बनाने के लिए काम करता है कौन, एपिथेलियम उत्तक, चोट से बचाने के लिए। ठीक है, तो इसका काम क्या है, एक आपको बेस, आपको सुरक्षा देने का काम, प्रोटेक्शन करने का काम, और स्किन की आउटर लेयर को ग्रो करने का काम ये करेगा कौन, एपिथेलियम। नेक्स्ट आता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। कनेक्टिव टिश्यू अपने आप में ही अपने आप को भी बयां कर रहा है, क्यों, इसमें लिखा है कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब है 2 चीज़ों को मिलाने का काम जो करेगी, कनेक्टिव करेगी। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, इट यूनाइट्स ऑल ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, यह उत्तक सभी आंतरिक अंगों और उत्तकों को जोड़ता है। लाइक ब्लड एंड प्लाज्मा, ब्लड एंड प्लाज्मा का भी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा, इसे माइंड में सेट कर लीजिए एग्जाम्पल, क्योंकि यही एग्जाम्पल इसके सारे कामों को भी बता देगा। ब्लड एंड प्लाज्मा का काम क्या है, पूरी बॉडी में सबको जोड़ने का काम, सारा काम करने का काम ब्लड एंड प्लाज्मा का है। ठीक है, समझता हूँ समझे होंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये शरीर का लगभग 30% भाग को कवर करता है कौन, कनेक्टिव टिश्यू। आपका जो टोटल वेट है वो आपका 30% भाग आपका कनेक्टिव टिश्यू से ही कवर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ब्लड एंड प्लाज्मा आर द ओनली कनेक्टिव टिश्यू दैट आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत आपको बहुत कम जगह ये देखने को मिलेगी ये चीज़ जो बता रहे हैं हम, कि ब्लड एंड प्लाज्मा आर द ओनली कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एंड प्लाज्मा ओनली कनेक्टिव टिश्यू हैं जो आपके लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, और सब आपको ठोस अवस्था में मिलेंगे, और सब आपको ठोस अवस्था में मिलेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आपके लिए, इनके काम क्या है, इनके काम क्या है, देखिए जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव के संबंध से काम आधे से ज़्यादा आपका यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट एंड इंपॉर्टेंट सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी, जो आपके बॉडी में जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, आवश्यक पदार्थ हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, कनेक्टिव करने का काम करेगा ये कौन, आपका कनेक्टिव टिश्यू। O2 के ले जाने का, क्योंकि ब्लड है तो ब्लड से डायरेक्टली O2 है, हीमोग्लोबिन है, आयरन है, O2 है, Fe+O2 आपका हीमोग्लोबिन। तो आपका जो मेन फंक्शन है इसका क्या है, आपका ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा किसका, O2 का। ठीक है, कौन, आपका कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करेगा कौन, यही कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट आता है आपका मसल टिश्यू, नाम से ही समझ में आ रहा है मसल टिश्यू अर्थात पेशी उत्तक। कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी को चोट लग जाती है, खिलाड़ियों को खेलते टाइम चोट लग जाती है तो उनकी मसल्स में स्ट्रेन आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, तो यही खिंचाव, यही टिश्यू है जिसमें खिंचाव आता है, मसल टिश्यू है जिसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो नाउ ऑल मसल्स ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मसल टिश्यू, जो भी हमारी बॉडी की पूरी मसल्स हैं सब ये मसल टिश्यू से मिलकर बनी है। इट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सो इट इज
ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्टिव टिश्यू। इनमें क्या रहता है, कॉन्ट्रैक्शन रहता है, संकुचन की इसमें पद्धति रहती है। अगर आप किसी मसल्स को दबाते हैं तो आप देखा होगा वो दबती है, उसमें संकुचन रहता है, रबर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। किसी भी कहीं पर आपकी अगर मसल्स है तो उसको संकुचित कर सकते हो आप, तो इसीलिए उन्हें संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना भी जाना जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो जो नया बच्चा अगर वीडियो में बाहर से देखेगा, वाह सर इतने लोगों को ये पसंद आई है और लाइक करना तो बनता है, तो सभी लाइक करिएगा जरूर, ताकि और लोगों को भी इससे मोटिवेशन मिले और हमें भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि आप लाइक कर रहे हैं वीडियो को शेयर कर रहे हैं और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। पेशी ऊतक था, मसल ऊतक भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। अभी हम मसल ऊतक को देख रहे हैं, तो मसल ऊतक जो पेशी ऊतक होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। स्ट्रिप्टेड, अनस्ट्रिप्टेड आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर है, और आपका कार्डिक। ठीक है, इन तीनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम कवर करते हैं स्ट्रिप्ट अर्थात रेखित पेशी ऊतक। दे आर फाउंड एट दूस पार्ट ऑफ बॉडी विच आर वॉलेंट्री इन फंक्शन एज मसल्स ऑफ आई, हैंड, etc। ये शरीर के उन भागों में पाया जाता है जो हमारी इच्छा से कार्य करते हैं। ठीक है, स्ट्रिप्टेड जो भी आपकी मसल टिश्यू हैं वो आपके क्या हैं, जो हमारे मूवमेंट, जैसे हम आँख कहीं हम देखना चाहते हैं तो आँख की मसल्स को कहेंगे, तो ये क्या है, स्ट्रिप्टेड है। हमारी मसल हमारे अकॉर्डिंग चलेगी, ये हमारी जैसे हाथ पाँव की जो मसल्स होंगी ये स्ट्रिप्टेड मसल टिश्यूज होंगी, हमारे अकॉर्डिंग जो चलेंगी वो आपकी स्ट्रिप्टेड होंगी। अनस्ट्रिप्टेड क्या होंगी, जो आपकी दीज टिश्यूज आर फाउंड एट द वॉल ऑफ इन्वॉल्ट्रली ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, जैसे ओसियोफेगस मसल्स, इंटेस्टाइन। तो इसे समझने की कोशिश करिएगा। जैसे क्या है, ये ऊतक शरीर के उन अंगों की दीवार पर पाए जाते हैं जो हमारी इच्छा से कार्य नहीं करते, जैसे आहार नाल हो गया, आंतों की पेशियाँ हो गया, समझिएगा। ठीक है, जैसे आपका ओसियोफेगस है, आपकी आहार नाल है, तो वहाँ पर इस टाइप की जो मसल्स हैं अनस्ट्रिप्टेड अरेखित पेशी के वहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कार्डिक। हम पढ़ें मसल टिश्यू के अंदर 3 प्रकार के होते हैं, स्ट्रिप्टेड, अनस्ट्रिप्टेड एंड कार्डिक। कार्डिक वर्ड से ही वर्ड आ रहा है, कार्डियोलॉजी, हृदय अर्थात हृदय पेशी ऊतक। ये केवल आपकी हृदय में ही मिलेंगी। दे आर स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू विच हैव पावर टू इम्पल्स जनरेशन। ये क्या है, इम्पल्स प्रोडक्शन, संवेग, इम्पल्स करंट प्रोड्यूस करने की इनमें पावर रहती है कार्डिक मसल टिश्यू। ये आपकी जो हार्ट की बीट है उनको कंट्रोल करेंगी, स्पीड को कंट्रोल करेंगी। ठीक है, अब आया आपकी लार्जेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी, कौन सी है, ग्लूटियस मैक्सिमम, और स्मॉलेस्ट कौन सी है आपकी, स्टेपिडिस। ठीक है, नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ मसल इन आवर बॉडी 639। ठीक है, फैट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी एट फैट टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। सब ये डाटा है, इसको आप ले लीजिए। जो समझाने वाली चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, डाटा है ये तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द कलर ऑफ ह्यूमन स्किन इज प्रोड्यूस बाय मेलेनिन। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे त्वचा का रंग किसके कारण होता है, तो आपको बताना है त्वचा का रंग किसके कारण होता है, मेलेनिन के कारण जो त्वचा का रंग है वो आता है। नर्व सेल में कोई भी डिवीज़न नहीं होता है। ठीक है, ठीक हो गया। अब आती है आपकी नर्व सेल की बारी। 3 टिश्यूज हमने पढ़ लिए, इपिथेलियम, कनेक्टिव, आपका मसल। अब आपके आती है नर्व सेल की बारी, तंत्रिका ऊतक। दिस टिश्यू कंट्रोल ऑल वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री फंक्शंस इन अवर कंट्री। हमारी जो इच्छा के अनुसार है, अनिच्छा के अनुसार है। हृदय चल रहा है अपने अनुसार चल रहा है, हमारी हाथ पांव चल रहे हैं हमारी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। तो ये जो इच्छा और अनिच्छा दोनों के, ऐच्छिक और अनैच्छिक, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करेंगे, ये आपके नर्व टिश्यू करेंगे। ठीक है, पावर ऑफ जनरेशन इज नॉट फाउंड इन नर्व सेल। पावर ऑफ रीजनरेशन, जो भी पुनर्उद्भवन की जो प्रक्रिया होती है दोबारा से बनने की, वो इन नर्व सेल में नहीं होती है। इसलिए देखा होगा आपने, अगर किसी की कमर की, जिनको बैकबोन की प्रॉब्लम होती है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो उनकी नर्व सेल में अफेक्टिव हो जाती है, तो वो दोबारा रीजनरेट नहीं हो पाती, इसीलिए वो आप लाइफ टाइम चलता ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम इज लार्जेस्ट इन साइज। तंत्रिका तंत्र की कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका रहेगी। कल ही प्रश्न पूछा था तो ये आपने पढ़ लिया है। सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम इज लार्जेस्ट इन साइज। ठीक है, नर्व सेल हैव पावर ऑफ रीजनरेटिंग इम्पल्स। ठीक है, ये इम्पल्स करने की इन पे इच्छा रहती है, ये कर सकती है। ठीक है, तो ये था पूरा टिश्यू। मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं कि टिश्यू क्या है। देखिए, सबसे पहले हमने देखा था सेल। सबसे पहले मैं अगर स्टार्टिंग से थोड़ा सा रिवाइज कराने की आपको कोशिश करता हूं, तो स्टार्टिंग से आप समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी होती क्या है। ठीक है, बायो क्या होती है, उसके बाद इसे कैसे क्लासीफाई करा जाए, कौन से किंगडम में किसको रखा जाए। फिर हमने नेक्स्ट डे की क्लास में पढ़ा सेल्स क्या रहते हैं। सेल्स के बाद हमने पढ़ा टिश्यू।
ठीक है। अब इसी टिश्यू को हमने क्या पढ़ा, ये जो टिश्यू हमने पढ़ा, इसी टिश्यू में हम देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़े। टिश्यू को हमने पढ़ा कि ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिनका स्ट्रक्चर, फंक्शन, ओरिजिन सेम होता है। इन्हीं को हमने 4 भागों में पढ़ा, इपिथीलियम, कनेक्टिव, मसल और आपका नर्व टिश्यू, ठीक है। जो इपिथीलियम था, कनेक्टिव था, ये तो एक ही थे, मगर जो मसल थे उसके भी 3 भाग, स्ट्रिप्टेड, अनस्ट्रिप्टेड और कार्डिक, ठीक है। और ये आपका हो गया नर्व सेल्स, ये जो अभी अभी पढ़ा, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम न्यूट्रिएंट्स अर्थात पोषक तत्व। क्या होते हैं पोषण? न्यूट्रिएंट्स आर दोज सब्सटेंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल लिविंग प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर की जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक पदार्थ पोषण तत्व होते हैं, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक मेन टॉपिक के साथ एक थोड़ा सा छोटा टॉपिक भी कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप दोनों चीज़ों को कवर कर सके। जैसे कल हमने सेल्स के साथ साथ ब्लड को भी कोरिलेट कर दिया कि सेल के साथ हम थोड़ा सा ब्लड को भी पढ़ लें, ताकि ये चैप्टर भी लगे हाथ कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से आज हम ब्लड के साथ, ब्लड के नीचे न्यूट्रिएंट्स पोषण को लेके आएंगे, ठीक है। इसे पढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? शरीर के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक पदार्थ पोषण तत्व होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, आपने बहुत बार नाम सुना होगा कि कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, फैट की ज़रूरत होती है, इस चीज़ में इतना प्रोटीन है, इस चीज़ में इतने मिनरल्स हैं, इसमें इतने विटामिन हैं। तो ये सारी चीज़ें होती क्या हैं? ये जो हमारे पोषक तत्व, हमारे शरीर को जिस चीज़ की नीड चाहिए, वो पोषक तत्वों का समूह है, इसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सबसे पहला टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, अगर आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं तो आप इस वर्ड को ही समझ गए होंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण है उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो इसमें रेशियो होता है तो वो 1:2:1 रहता है। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। थोड़ा सा परेशानी हो सकती है नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे को, नॉन बायो के बैकग्राउंड के बच्चों को, बट आप लोग पेशेंस रखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, तभी ये सफल हो पाएगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है हमारी इन पूरी क्लास का। थोड़ा पेशेंस रखिए, समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा स्ट्रेस डालना ही पड़ेगा आपको माइंड में। समझना है, अगर जॉब लेनी है तो थोड़ा स्ट्रेस तो आपको डालना ही पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। नहीं आता है समझ में, वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखिए, बैक जाइए, समझिए, तब आगे बढ़िएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, 1:2:1 होता है, ठीक है। सबसे तेज ऊर्जा कौन देता है? सबसे जल्दी एनर्जी जो देगा वो कार्बोहाइड्रेट देंगे, ठीक है। आशा करता हूँ समझे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे इसमें देखिए, जो न्यूट्रिएंट्स वाला ये चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा आपका केमिस्ट्री का भी चीज़ें आ रही हैं, जैसे मोनोसैकेराइड हो गए, ऑलिगोसैकेराइड हो गए, पॉलीसैकेराइड हो गए। तो कार्बोहाइड्रेट आपके 3 प्रकार के होते हैं, मोनो, ऑलिगो और पॉली। आइए देखते हैं मोनो क्या होता है। नाम से पता चल रहा है मोनो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ 6-7 यूनिट ऑफ कार्बन। एक कार्बन की एक फॉर्म होगी, कार्बन की एक यूनिट होगी जो आपका मोनोसैकेराइड बनाएंगे। सेम जैसे आपने सुना होगा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, नाम सुना होगा ग्लूकोज। जब आप रेसिंग में दौड़ते हैं या कुछ थके हारे होते हैं तो बोलते हैं ग्लूकोज पी लो, ग्लूकोज का पानी पी लो। क्यों? कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट है एनर्जी बूस्टअप, फास्ट एनर्जी को जो बूस्ट करने का काम करेंगे वो कार्बोहाइड्रेट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। तो जो ग्लूकोज नाम आया है वो ग्लूकोज एक कंपाउंड का नाम है, ग्लूकोज आपका कंपाउंड का नाम है, इसीलिए इसे कहा है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये आपके कंपाउंड के नाम है जो है मोनोसैकेराइड के अंदर। आशा करता हूँ समझे होंगे। नेक्स्ट आता है आपका डाइसैकेराइड। नेक्स्ट आपका क्या आता है? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड आता है क्या? मेड अप ऑफ 2 and 10 ऑफ यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड की 2 से 10 यूनिट जो रहेंगी उसका ये जो पूरा समूह है वो डाइसैकेराइड कहलाएगा, ठीक है। इसमें क्या है? मोनोसैकेराइड की यूनिट से पहले तो क्या थी? पहले आप देखेंगे ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट की जो यूनिट है, कार्बन की जो यूनिट है वो मिलकर बनेगी। अब जो मोनोहाइब्रिड, जो मोनोसैकेराइड्स हैं, उनकी जो यूनिट होगी वो डाइसैकेराइड मिलकर बनाएगी 2 से 10। जैसे 2 ग्लूकोज और ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड में तो खाली ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ये बन रहा था। अब 2 ग्लूकोज अगर मिल जाएँ तो वो माल्टोज बना देंगे, या ग्लूकोज या फ्रुक्टोज बन जाए तो सुक्रोज बना देगा, या ग्लूकोज या गैलेक्टोज मिलेगा तो ये आपका लैक्टोज बना देगा। तो आशा करता हूँ आप समझे होंगे डाइसैकेराइड क्या है। डाइसैकेराइड क्या है? 2 मोनोसैकेराइड को मिलकर 2 से अधिक या 2 तक मिले हुए जो डाइसैकेराइड्स हैं, जो मोनोसैकेराइड है वो मिलकर डाइसैकेराइड को बना देंगे। हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। नेक्स्ट है
लैक्टोज, आपने देखा होगा बच्चों को लैक्टोजन पिला दो, जो छोटे बच्चे रहते हैं जिनको दूध नहीं पीते हैं तो उन्हें लैक्टोजन के थ्रू दूध पिलाया जाता है। तो लैक्टोज क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही है जो आपका मिल्क शुगर है, लैक्टोज मिल्क शुगर है, ठीक है। आशा करता हूँ समझेंगे। नेक्स्ट जो है वो है पॉलीसैकेराइड, मोनो डाई अब पॉली, ठीक है। पॉलीसैकेराइड के अंदर क्या होता है, मेड अप ऑफ मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड की 10 यूनिट से ज़्यादा तो यूनिट जो बने रहती है उसे हम मोनोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड कहेंगे, ठीक है। ठीक है, आशा करता हूँ 10 से ज़्यादा जो मोनोसैकेराइड होंगे वो मिलके बनाएंगे पॉली, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब क्या है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, ठीक है। नोट, ग्लाइकोसिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू मोनोसैकेराइड यूनिट। तो जो मोनोसैकेराइड जो यूनिट जोड़ेंगे ये ग्लाइकोसिक बॉन्ड है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है आपका फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट का। सिंपल सी बात है कि सब फंक्शन समझ गए होंगे। मैंने कहा ग्लूकोज पीते हैं, ग्लूकोज को आपको कार्बोहाइड्रेट से रिलेट करना है कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट। एनर्जी बूस्ट, तो प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी टू बाई ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी और न्यूक्लिक एसिड का जो संश्लेषण है उसे करने में काम करता है। एनर्जी देने का काम करेगा कौन, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की क्या इंपॉर्टेंस है आप समझ गए होंगे। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ क्यों कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है, ऐसी ही सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। अब है फैट, वसा, नॉर्मल भाषा में जिसे कहता है ये फैटी हो गया, ये मोटा हो गया, तो फैट भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बट सीमित सीमा में। तो फैट क्या है, मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलके एक फैट बनाती हैं। फैट भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है हमारे लिए। इट्स एन ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड ये हमने बता दिया फैटी एसिड। इन आवर बॉडी फैट सिंथेसाइज एट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो हमने पढ़ा था सेल के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, वो आपका सिंथेसाइज करती है किसको, फैट को, ठीक है। दो टाइप के फैट होते हैं, एक आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी। सैचुरेटेड क्या होता है, ये होता है केवल एक आबंध पाया जाता है, इसमें दो आबंध पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें एक आबंध पाया जाता है, इसमें दो आबंध पाए जाते हैं। सैचुरेटेड सिंपल हैव सिंगल बॉन्ड होता है और उसमें डबल बॉन्ड होंगे, किसमें, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। इसके क्या काम है, जो फैट है उसका क्या यूज़ है, आप कहेंगे कि क्या होता है फैट, सबसे ज़्यादा ऊर्जा वसा प्रदान करते हैं, शरीर के ताप को नियंत्रित करते हैं। देखिए फैट जो होगा वो सबसे ज़्यादा आपका एनर्जी को क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। अगर मैं बात करता हूँ इंस्टेंट, आपको फास्टेस्ट अगर एनर्जी चाहिए तो आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पिएंगे, बट आपको अगर थोड़ा लंबे समय तक चलने के लिए चाहिए तो आप फैट उसको फैटी करेंगे, उसे जमा करेंगे। तो फैट जो टिश्यूज़ होंगे, जो ये फैट आपका मिनरल्स होंगे, ये आपको क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करेंगे और शरीर के ताप को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। प्रोटीन, अब बात करते हैं प्रोटीन क्या है। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड। अब प्रोटीन किससे बने होते हैं, हमने बात करी है कार्बोहाइड्रेट, हमने बात कर ली है किसकी, फैट की। अब हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की। जो प्रोटीन्स होते हैं वो बने हुए होते हैं आपके एमिनो एसिड्स के। अभी देखेंगे एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, डीएनए के अंदर भी एमिनो एसिड आपको देखने को मिलते हैं, वो चीज़ें। तो प्रोटीन जो होते हैं वो एमिनो एसिड से मिलके बने होते हैं, ठीक है, अमीनो अम्ल से मिलके बने होते हैं। एमिनो एसिड के बीच, दो एमिनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड होता है, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इसको समझिएगा, स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको एमिनो एसिड का, ये रहता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट। आपके किस किस से प्रोटीन बने रहते हैं, आपका कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, समझे होंगे आप इसको, ठीक है। 5 एलिमेंट है ये, कोहेन के नाम से इन्हें जाना जाता है। पूछा जाता है कि प्रोटीन किससे कैसे मिलके बने हैं, तो आपके ये कोहेन से मिलके बने रहते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। नोट, प्रोटीन्स हैव ओवरऑल पॉजिटिव चेंज देन डीएनए हैव ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जो प्रोटीन है उसमें क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, डीएनए और आरएनए में नेगेटिव रहता है। अब है प्रोटीन के अलग अलग टाइप। प्रोटीन अलग अलग टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल प्रोटीन, एक होता है कॉन्जुगेट प्रोटीन, एक होता है डिराइव्ड प्रोटीन, अर्थात सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन, ठीक है। सिंपल प्रोटीन तो क्या होगा, इसमें एमिनो एसिड होगा, यूनिट होगी, जॉइंट पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा होगा। बट संयुग्मी अर्थात कॉन्जुगेट जो आपका प्रोटीन होगा उसमें क्या होगा, सिंपल प्रोटीन कंबाइंड विद नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ दैट इज प्रोस्टेटिक ग्रुप, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, इसमें प्रोटीन भी होगा और नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़े होंगे, किसमें, कॉन्जुगेट में। और डिराइव्ड क्या होंगे, इसमें क्या होगा, नेचुरली ये चीज़ नहीं होती, हम इसे प्रोड्यूस करते हैं, जो प्राकृतिक तौर पे नहीं मिलते। हिंदी में बात कर दूं, जो आपका सिंपल प्रोटीन होगा वह प्रोटीन, ये वह प्रोटीन है जो केवल अमीनो अम्ल से बने होते हैं और जो पेप्टाइड आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, ये सरल प्रोटीन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं हम कॉन्जुगेट, आपकी संयुग्मी प्रोटीन की, ऐसे प्रोटीन जिनमें अणुओं से कोई समूह जुड़ा हो और संयुग्मी कोई
आपका कोई दूसरा प्रोटीन के साथ साथ कोई दूसरी चीज़ भी जुड़ी हो तो वो हो जाएगा आपका कॉन्जुगेट। और डिराइव्ड क्या हो गया, ये प्रोटीन प्राकृतिक तौर पे नहीं पाए जाते हैं, इनका निर्माण सरल प्रोटीन से होता है, व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे डिराइव्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन के फंक्शन क्या क्या हैं। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन रिपेयरिंग करता है किसकी, हमारे डैमेज जो टिश्यू हैं उनकी रिपेयरिंग करने का काम करेगा कौन, प्रोटीन। सम टाइम प्रोवाइड एनर्जी ऑल्सो, तो फंक्शन एनर्जी का भी काम करेगा कौन, प्रोटीन। ठीक है, आशा करता हूँ समझे होंगे। प्रोटीन हो गया है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया है, फैट हो गया है, जो इंपॉर्टेंट है वो होते जा रहे हैं। ठीक है, सबके काम आपके सामने है, स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। नाम आती है मिनरल्स, खनिज की। आपने सुना होगा कि हम वाटर पीते हैं, इसके अंदर इतने इतने मिनरल्स हैं, एक्वा गार्ड लगाइए, इसके अंदर इतने मिनरल्स मिलेंगे। तो मिनरल्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ ह्यूमन आर, जो मानव के लिए इंपॉर्टेंट मिनरल्स क्या क्या हैं, क्या क्या इन मानव के लिए चाहिए। आयरन, लोहा जिसे हम आयरन कहते हैं, इसका स्रोत कहाँ से मिलेगा, आपको आयरन कहाँ से मिल सकता है। आपने सुना होगा कि आयरन क्यों, क्या किस में मिलेगा, तो आपने देखा होगा हरी सब्जियां खाइए, पालक लीजिए, पापा द सेलर मैन, अगर आपने कार्टून देखा होगा तो उसमें भी आयरन लेता है, वो लोहे उस पावर लेता है, मांस से आपको मिलेगा। ठीक है, आयरन का काम क्या है, आयरन का मुख्य काम रहता है ब्लड बनाने के लिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों, उसमें आयरन रहता है, एफी उसमें रहता है, हीमोग्लोबिन के अंदर एफी रहता है, तो इसका काम क्या है, मेन रोल है आयरन का। ये किसके अंदर आएगा, मिनरल्स के अंदर। ठीक है, अब आती है सोडियम, ऐसी ही दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है सोडियम, जो आपको मिनरल्स जरूरी हैं शरीर के लिए। आयरन हो गया, सोडियम क्या है, सोडियम कहाँ से मिलता है आपको, नमक से सोडियम मिलेगा। आपने देखेगा आपका नमक का फॉर्मूला NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम आपको जरूरी है। नमक आप समझ गए होंगे, ये तो काफ़ी इजी है। नमक क्या है, आपको जरूरी है, क्यों, नमक से क्या होता है, हेल्प इन कंडक्शन एंड इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऑफ नर्व, जो हमारी नर्व सेल हमने आगे ऊपर पढ़ी थी, नर्व टिश्यू पढ़ा था, उसके अंदर नर्व सेल थी, तो वहाँ पर तंत्रिका कोशिका में विद्युत तरंगों के आवेग निर्धारित करने का काम कौन करता है, सोडियम करेगा। कौन, सोडियम करेगा। नेक्स्ट आता है आपका कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, कैल्शियम आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको कैल्शियम मिलेगा आपको दूध से, पनीर से और फिश से। ठीक है, दूध, पनीर, फिश, मछली, इन सब से आपको मिलेगा कौन सा, कैल्शियम। ये क्या करता है, आपके जो हड्डियां हैं, जो आपके दांत हैं, उनको क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है, प्रोवाइड कराता है क्या, स्ट्रेंथ। और कैल्शियम का एक काम और क्या है, ब्लड को भी ये क्लॉटिंग करने का, स्कंदन करने का काम करता है कौन, कैल्शियम। नेक्स्ट है आयोडीन, नमक आपने सुना होगा, आयोडीन सॉल्ट, लीफी वेजिटेबल, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग से आपको आयोडीन मिलेगा, या आपको सब्जियों से, जो पत्तेदार सब्जियां उससे भी आपको आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन का क्या काम रहता है, ये क्या है, थायराइड, जो हमारी थायराइड ग्रंथि है, जो थायराइड हार्मोन है, उसमें आपका ये सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है कौन, आयोडीन। तो इसीलिए थायरॉक्सिन का जो सिंथेसाइजेशन होता है उसमें हेल्प करता है कौन, आयोडीन। नेक्स्ट है आपका फास्फोरस क्या है, फास्फोरस आपको मिलेगा पनीर, कहाँ पर, पनीर में, किडनी में, हमारे लीवर में, मिल्क से आपको फास्फोरस मिलेगा, इन सब जगहों में आपको ये मिलेगा। इनका मेन फंक्शन क्या है, ये आपका शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखता है। लिक्विडिटी जो हमारे शरीर की है, शरीर में जो लिक्विडिटी है उसको करता है, काम करता है कौन, फास्फोरस। नेक्स्ट है आपका कोबाल्ट क्या है, कोबाल्ट है आपका, ऐसे ही कोबाल्ट है आपका फिश वाटर, सोर्स कहाँ से, आपका फिश वाटर से मिलता है। इसके मेन फंक्शन क्या है, आरबीसी, विटामिन बी का निर्माण करने का काम करता है कोबाल्ट। बहुत इजी है, समझ गए होंगे मिनरल्स क्या चीज़ है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आती है विटामिन क्या है, ये देखिए विटामिन क्या है, विटामिन को हम पढ़ेंगे कि विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन के क्या क्या फंक्शन है, ये सब हम आपको बताता हूँ कि विटामिन क्या है। सब चीज़ हमने पढ़ ली। अब नेक्स्ट चीज़ है विटामिन। देखिए विटामिन क्या है, विटामिन की डिस्कवरी करी थी फंक ने 1911 में फंक ने विटामिन के बारे में बताया था कि विटामिन होते क्या हैं। तो विटामिन आर दूस कार्बन कंपाउंड्स विच डू नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी बट देयर प्रेजेंस इन आवर बॉडी इज इसेंशियल बिकॉज दे हेल्प इन मेटाबॉलिक रिएक्शन। देखिए आपको विटामिन कोई एनर्जी देने का काम नहीं करेगा, जैसे प्रोटीन आपको एनर्जी देती है, फैट आपको एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देता है, मिनरल्स आपको एनर्जी देते हैं, बट विटामिन आपको एनर्जी देने का काम नहीं करेंगे। बट ये आपके शरीर की जो आपका मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जो आपकी शरीर की उपापचय क्रियाएं हैं, उनको निर्धारित, उनको गति देने का, उनकी सहायता करने का काम करते हैं विटामिन, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विटामिन अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वसा में घुलनशील, एक होते हैं जल में घुलनशील, अर्थात एक होते हैं फैट सॉल्युबल, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल होते हैं वो आपके सब होंगे ADEK, बट आपको जो याद रखना है, इंपॉर्टेंट रखना आपको, जल में घुलनशील कौन से हैं, जो जल में घुल जाते हैं, और C और B, ओनली 2 विटामिन है, C और B आपकी जो है, B मतलब B की पूरी फैमिली है, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B11 B12 सबके अपने नाम हैं। तो जो जल में घुलनशील है वो है विटामिन C और B। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
दोस्तों अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि कौन सा विटामिन किस में सॉल्युबल है, कौन सा विटामिन वसा में सॉल्युबल है और कौन सा विटामिन वाटर में सॉल्युबल है। विटामिन सी और बी आपके वाटर में सॉल्युबल है, बस आपको याद रखना है विटामिन सी और बी आपके वाटर में सॉल्युबल है और सारे जो विटामिन हैं वो आपके फैट में सॉल्युबल है। ठीक है, विटामिन नेवर सिंथेसाइज इनसाइड आवर बॉडी, दे आर टेकन फ्रॉम आउटसाइड। जो हम विटामिन है वो कभी भी हमारी बॉडी में नहीं बनेंगे, ठीक है, ये हम बाहर से लेंगे, बाहर से किसी चीज़ के लेंगे। बट विटामिन डी और के, विटामिन डी और के आपके हमारी बॉडी के अंदर बनेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझे होंगे। विटामिन डी प्रेजेंट इन सनलाइट इन impure in nature, that is it will purified inside our skin by residual कोलेस्ट्रॉल, दैट्स वाई वी कंसीडर दैट विटामिन डी इज सिंथेसाइज इनसाइड अवर बॉडी। ठीक है, बात करी जा रही है विटामिन डी की, तो आप देखेंगे जो विटामिन डी है वो इम्प्योर तरीके से आपको सनलाइट से मिलेगा, बट हमारी बॉडी के अंदर जब जाएगा तो ये प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, तो ये आपका विटामिन डी प्यूरिफाई हो जाएगा। इसीलिए इसे हम कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर इसका सिंथेसाइज हो रहा है। हिंदी में बोलूँ, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों में विटामिन डी अशुद्ध अवस्था में होता है, इसका शुद्धिकरण त्वचा में उपस्थित इग्रिस्ट्रियल द्वारा होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि विटामिन डी का निर्माण शरीर के अंदर होता है। और विटामिन के क्या है? विटामिन के सिंथेसाइज इंटाइन कोलन लार्ज इंटेस्टाइन बाय बैक्टीरिया। तो विटामिन के का निर्माण कोलन बड़ी आंत में जीवाणुओं द्वारा होता है। ठीक है, दो होते हैं विटामिन डी और की, जो हमारे शरीर के अंदर सिंथेसाइज होते हैं और सब बाहर रहेंगे। और कैसे क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। विटामिन डी त्वचा के थ्रू इम्प्योर आता है, अंदर जाके वो प्योर होता है। और वैसे विटामिन की है जो कोलन, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, वहाँ पर इसे मिलता है बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, दूध पूर्ण आहार नहीं है, क्योंकि दूध पूरा आहार नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, विटामिन सी और आयरन नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, दूध पूरा आहार नहीं है। आता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं है, पहले कहा जाता है संपूर्ण आहार है दूध, मगर दूध में एक विटामिन नहीं है जो है विटामिन सी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इफ विटामिन आर टेकन इन लेस अमाउंट देन सर्टन डिफॉर्मिटीज will occur, but if vitamins are taken in excess then also it lead to some side effect like nausea, diarrhea, vomiting etc. ठीक है, विटामिन की कमी होने में भी आपको परेशानियां दिखने को मिलेंगी और विटामिन की अधिकता होने पे भी। तो इसलिए हर चीज़ सीमित अवस्था में होनी चाहिए, तभी गुणकारी होती है। इसलिए एक्सेस अमाउंट और लो अमाउंट किसी का नहीं होता। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विटामिन के जो पूरा ये है, सब चीज़ को समझने की कोशिश किया। पूरे विटामिन का ये चार्ट है। विटामिन ए जिसका केमिकल नेम है रेटिनॉल, इसके कारण क्या होता है, इसलिए बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो इसे समझिएगा। विटामिन ए इसके कारण इसका नाम क्या है, रेटिनॉल, इसके कारण क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हिंदी में रतौंधी कहते हैं। और विटामिन ए के सोर्स क्या है, मिल्क, एग, घी, ग्रीन वेजिटेबल, तो ये सारे क्या हैं, विटामिन ए के सोर्सेस हैं। विटामिन डी, ठीक है, विटामिन बी के सारे कंपाउंड है, इसलिए विटामिन बी को हम लास्ट में ले लेंगे, फिर आप भी डी लेते हैं। विटामिन डी क्लैसीफेरॉल, जिसके कारण क्या होता है, रिकेट्स या एस्टोमेलेसिया, ये किससे हमें मिलता है, जैसे मैंने बताया सनलाइट से, फिश से, एग से, तो ये हमें क्या सनलाइट से मिलता है। कौन सा, विटामिन डी। नाम नेक्स्ट है आपका विटामिन ई टोकोफेरॉल, इससे क्या होता है, आपकी इनफर्टिलिटी होती है, जनन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, किससे, विटामिन ई की कमी से। और ये कहाँ मिलता है, ऑयल, बटर, लीफी वेजिटेबल, जो पत्तीदार सब्जियां होती है उनमें मिलता है। ठीक है, विटामिन के फिलोक्यूनियन, एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग करता है। टमाटो इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेगी, विटामिन के, जैसे अभी बताया कॉलन से आपको मिलेगा विटामिन के। तो ये काफ़ी इजी है, आप इसे पढ़ सकते हैं, स्किन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे चार्ट आपके पास अवेलेबल होगा। ऐसी विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है, स्कर्वी इसके कारण होता है। विटामिन बी1 थायमीन, विटामिन बी2 को नाम दिया गया है आपका राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 को आपको नाम दिया गया है पेंटोथेनिक अम्ल। तो बस ऐसी है, विटामिन सी का कारण होता है स्कर्वी, किससे होती है, पूरी। ये सारी है, इस चीज़ को बताने का मेरे को लगता है कि कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये तो याद करने वाली चीज़ें ही हैं, समझाने वाला कुछ नहीं है। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको इस विटामिन से दिखा दूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिएगा, काफ़ी ईजी है ये। तो आप सब चीज़ देख लीजिए, और इसके बेस पे विटामिन के बेस पे नाम कैसे याद करें, क्या होता है, इसके बेस पे ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में बस यहीं तक था। पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ लिए। तो आज की क्लास हमने कवर करी टिश्यू से, जो टिश्यू होते हैं, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू के पूरा हमने प्रोसीजर पढ़ा। टिश्यू बनने के बाद हमने देखा कि किस प्रकार के 4 प्रकार के टिश्यू हमने पढ़े। एपिथेलियम हमने पढ़ा, कनेक्टिव हमने पढ़ा, आपका मसल टिश्यू हमने पढ़ा, नर्व टिश्यू हमने पढ़ा। तो 4 प्रकार के टिश्यू पढ़े। टिश्यू के साथ साथ हमने एक न्यूट्रिएंट्स को जोड़ा, जिसमें हमने पढ़ा मिनरल्स, फैट, आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन क्या होते हैं, से सारी चीज़ें देखी हमने। जो मिनरल्स में हमने देखा कि कौन कौन से आयरन जरूरी है, सोडियम जरूरी है, पोटेशियम जरूरी है, ये सारी चीज़ें क्यों जरूरी है और कहाँ इनका यूज है। फिर इसके बाद हमने लास्ट में
विटामिन देगा। आशा करता हूँ आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक तो बनता है, लाइक के साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर आपको ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे दूसरी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।